नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 और ये चैप्टर 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। इसके आज हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इससे पहले इसके पार्ट 1 की वीडियोस को बनाया है और आपको बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने आपको रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में बताया था, संसाधनों का विकास बताया था, सतत पोषणीय विकास के बारे में समझाया था। इसके अलावा हमने आपको शुरुआत में इसके बारे में बताया था कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। इसके अलावा समाप्यता के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में बताया था। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में बताया था और लास्ट में हमने विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में बताया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ये जो संसाधनों का वर्गीकरण है ये काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा मैंने आपको संसाधन के बारे में भी बताया था, रिसोर्स के बारे में भी बताया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10th चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास का ये पार्ट 1 था और मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स थे सबको सही तरीके से समझा दिया है। इसके पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है। आज हम इसके पार्ट 2 के वीडियो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसी कारण से मैं इसे कई अलग-अलग पार्टों में बना रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आज हम शुरुआत करते हैं सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। नोट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 का ये वीडियो होने वाला है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है एजेंडा 21। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पर्पज से। वीवीआई मैं लिख देता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा होती है। तो आइए जानते हैं एजेंडा 21 क्या होता है। एजेंडा 21 का एक घोषणा है। एजेंडा 21 जो है वो एक घोषणा है, एक प्रकार का आपस में सहमति है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे हम यूएनसीईडी कहते हैं, इनके उपस्थिति में अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि ब्राजील में 100 से अधिक देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, जो उस देश के नेता थे, वो यहाँ पे जमा हुए थे और इन सभी ने ही मिलकर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। सतत पोषणीय विकास के बारे में मैंने आपको इससे पहले के वीडियो के पार्ट में बताया था कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। यहाँ पे हमें अब जानना है कि यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। आखिर एजेंडा 21 जो बनाया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों के अंदर पर्यावरण को होने वाले क्षति को रोकना है, गरीबी को दूर करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को भी जड़ से समाप्त करने में मदद करना है। एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो हमने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो की बात की थी जिसमें एजेंडा 21 के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, इसमें यह भी बताया गया है कि जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, वो सभी अपने अपने देशों के अंदर एजेंडा 21 तैयार करें और इसके बाद पर्यावरण के क्षति को रोके, गरीबी को दूर करें, के स्वास्थ्य को ज्यादा ध्यान दे, रोगों को खत्म करें। तो ये हमारा एजेंडा 21 के बारे में था। पॉइंट हमारा कहता है संसाधन नियोजन। संसाधनों को
विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन में निहित है। समझ लीजिए बात को, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जितने भी रिसोर्सेज का उपयोग हम करते हैं, इसी को हम कहते हैं संसाधन का उपयोग करना। तो देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन में निहित है। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों को समुचित वितरण नहीं किया गया है, भारत की अगर हम बात कर लें या भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की बात कर लें, तो हमें पता है कि पूरे भारत में एक समान हमारे भारत देश के अंदर रिसोर्सेज को तो नहीं बांटा गया है, क्योंकि कहीं पे रेत है, कहीं पे पानी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे सूखा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो है, जो संसाधन है, उन्हें सही तरीकों से वितरण नहीं किया गया है। संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए कई राज्यों के पास खनिज के प्रचुर भंडार है। अगर हम अभी के समय की बात कर लें तो भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनके पास खनिजों का भरपूर भंडार है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, कुछ हद तक राजस्थान में भी चांदी के काफी सारे भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अन्य संसाधनों की कमी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हर एक राज्यों में अलग अलग तरह से हमारे संसाधनों का वितरण किया गया है। कहीं पे अगर बहुत ज्यादा संसाधन है तो वहां पे पानी की कमी है। हम खासकर झारखंड के पास की अगर बात कर लें तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे खनिज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी का कमी है। पीने वाला जो पानी है, पेयजल है, इसकी बहुत कमी देखने को मिलता है। अन्य सुविधाओं की भारी कमी यहाँ पे देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के पास भी प्रचुर मात्रा में जल है। यहाँ पे देखिए, झारखंड में जल है ही नहीं तो इसके पास कोयला है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास प्रचुर मात्रा में जल है, लेकिन इनके पास दूसरे रिसोर्सेज का बहुत अभाव है, दूसरे संसाधनों का बहुत अभाव है। इसी कारण से यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि संसाधन नियोजन कैसे है, क्योंकि हमारे भारत के अगर हम भौगोलिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी जगहों पर समान मात्रा में रिसोर्सेज अर्थात संसाधनों का बंटवारा हुआ है। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में संसाधन नियोजन। अब हम जान लेते हैं कि भारत के अंदर संसाधन नियोजन कैसा है। देखिए, जब भी किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण होता है और सर्वेक्षण के बाद टेक्नोलॉजी, कौशल, संस्थागत बातों पर ध्यान रखने से जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकता है। अर्थात जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, उनका सही तरीके से किस प्रकार से इस्तेमाल होगा, ये भारत में संसाधन नियोजन को दर्शाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत के आजादी के बाद 1947 के बाद जो पहला हमारा पंचवर्षीय योजना था, जो जवाहरलाल नेहरू जिसमें खेती को लेके काफी विवेकपूर्ण निर्णयों को ले रहे थे, उस समय से ही अगर हम बात कर ले तो संसाधन का नियोजन करना एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अब हम उन मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं जो भारत के अंदर संसाधन नियोजन को लेके बताया जाता है। तो सबसे पहला प्रमुख बिंदु है संसाधनों का संरक्षण, बचाना, रिसोर्सेज को बचाना। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और नए सिरे से बनने का समय देना। जब भी हम संसाधन के संरक्षण का बात करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि संसाधन जितने भी हैं, रिसोर्सेज जितने भी हैं, उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उनको दोबारा तैयार होने के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है। संसाधनों को पृथ्वी पर
असमान रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति सही नहीं है। और इसके अलावा और भी जितने देश हैं, यह हम यह नहीं कह सकते कि सबकी भौगोलिक स्थिति एक समान होती है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए संसाधनों का वितरण भी असमान तरीकों से किया जाता है, क्योंकि वितरण विभिन्न भौतिक कारक जैसे कि उस इलाके की जलवायु, उस इलाके की ऊंचाई पर निर्भर करता है, तब जाके संसाधनों का वितरण होता है। तो हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व की अगर हम बात कर ले तो कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं बहुत ऊंचा, कहीं बहुत नीचा हमारी जमीनें हैं। इस कारण से संसाधनों को भी असमान रूप से प्रकृति ने वितरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। अगर हम भू संसाधन की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि भूमि एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है। प्रकृति में आप देख सकते हैं, चाहे वो वनस्पति हो या फिर जंगल के रहने वाले जानवर हो, या हम आम इंसान की ही बात कर रहे हैं, या फिर जितने भी काम और क्रियाएं होती है, परिवहन होता है, संचार होता है, यह सब किस चीज पर आधारित होता है? ये सारी चीजें जमीन पर आधारित होता है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जमीन जो है उसके ऊपर जो हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, इसे बनने में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे संसाधन जिनके निर्माण होने में एक लंबी अवधि प्रक्रिया का उपयोग होता है, उन्हें दुरुपयोग ना करें, उनको बर्बाद ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु। अब हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख बिंदु के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। पूरे भारत के अंदर आपको सर्वेक्षण करना है। सर्वेक्षण में हमें यह जानकारी इकट्ठा करना है कि किस किस राज्य में कौन कौन से रिसोर्सेज अर्थात संसाधन मौजूद है, और फिर उनका तालिका बनाना है, टेबल बनाना है। दूसरे पॉइंट में है उपयुक्त कौशल, मतलब अच्छे स्किल्स के साथ टेक्नोलॉजी की सहायता लेके संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, ताकि हम आगे अपने भविष्य में उन सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच में सही तालमेल बैठाना। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं और कितने रिसोर्सेज का उपयोग हम आम मानव अपने विकास के लिए कर रहे हैं, इसके बीच में बैलेंस होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम अंधाधुंध उपयोग करके उनको समाप्त कर दें। तो ये 3 पॉइंट के बारे में था। हमारा अगला पॉइंट कहता है भारत में भूमि संसाधन। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है भारत में भूमि संसाधन लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। पहला पॉइंट 1 नंबर के लिए आपका प्रश्न तैयार हो जाता है कि भारत में भूमि संसाधन लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पे इसमें हमारा दूसरा पॉइंट कहता है यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में फैला हुआ है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहता है यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है भारतीय भूमि संसाधनों को विभिन्न राहत सुविधाओं में विभाजित किया गया है और 43% भूमि जो है वो मैदानी क्षेत्र का है। ध्यान से समझिएगा कि भारत के अगर हम कुल भूमि की बात कर लें तो उन्हें अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन 43% भूमि जो है वो मैदानी क्षेत्र है, जहां पे भारत के लोग कृषि के कार्य को
संपन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 30% है। अगर हम 100% भारत के जगह की बात कर लें तो 43% तो आपने देख लिया, ये मैदानी क्षेत्र है जहां पे किसानों के द्वारा खेती किया जाता है। वहीं पे अगर हम 30% की बात कर ले तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे पहाड़ हैं, मतलब पहाड़ी इलाका है। जबकि पठार देश का कुल सतह क्षेत्र 27% है। टोटल अगर सतह क्षेत्र की बात कर लें तो वो 27% के पास पहाड़ी हमारे भारत के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूमि का उपयोग। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम जमीन की बात कर रहे हैं तो जमीन जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स को हम भूमि के अंदर कैटेगरी में रख सकते हैं। भूमि का उपयोग जो है वो विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अलग अलग कामों के लिए जमीन का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कृषि की बात कर लें, वानिकी की बात कर लें, खनन की बात कर लें, सड़क निर्माण की बात कर लें, उद्योग की स्थापना की बात कर लें, इन सभी कार्यों में कहीं न कहीं आपने देखा है कि भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक में जैसे स्थलाकृति हो गया, मृदा हो गया, जलवायु हो गया, खनिज हो गया, जल की उपलब्धता अर्थात पानी की उपलब्धता हो गया। मानवीय कारक भी है इसमें। जमीन का उपयोग में मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए कारणों के बारे में है। जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी में भी भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। देखिए, हमने स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता के बारे में बताया। ये सभी चीजें जो हैं इसमें कहीं ना कहीं जमीन की आवश्यकता होती है। वहीं पे अगर हम मानवीय कारक की बात कर लें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं, जितने भी फैक्ट्री लगाए जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े मिशनरी लगाए जाते हैं, जनसंख्या जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उनके रहने के लिए जो घर चाहिए, इन सभी में जमीन का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूमि निम्नीकरण। अब भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? जमीन जो है वो किन किन कारणों के कारण, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण खराब होता जा रहा है? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था जमीन को लेके कि भूमि एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। भूमि निम्नीकरण में सबसे पहला पॉइंट है खनन, दूसरा है अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन। शायद आप लोगों को इसमें परेशानी हो सकती है, तो मैं एक एक पॉइंट को आपको समझा देता हूं। खनन का मतलब होता है जब भी हम किसी मिट्टी के मतलब जमीन के टुकड़े को खुदाई करके उसके अंदर से खनिज अवैध तरीके से या बहुत अति ज्यादा मात्रा में निकालना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में भूमि का निम्नीकरण होता है। अतिचारण कहने का मतलब है जब ज्यादा पशुओं के माध्यम से एक ही जगह पर लंबे समय तक जंगलों को चरा जाता है या जानवरों के द्वारा खाया जाता है, इससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अति सिंचाई। ज्यादा पानी डालने से खेती करने के दौरान भी जमीन की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औद्योगिक। अधिक मात्रा में फैक्ट्री लगाना, अधिक मात्रा में बड़े बड़े मशीनरी का उपयोग करना, उससे निकलने वाले कचरे को जमीन पे छोड़ देना, ये सब भी प्रमुख कारण है भूमि निम्नीकरण का। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रदूषण का। पॉल्यूशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भूमि निम्नीकरण का, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदूषण दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में प्रदूषण के कारण में भी भूमि निम्नीकरण को प्रमुख माना जाता है। वनोन्मूलन की अगर हम बात कर लें तो जंगलों का अधिक मात्रा में कटाई करना और उन जगहों पर नए पेड़ पौधों को ना लगाना वनोन्मूलन कहलाता है। और वनोन्मूलन के माध्यम से भी जमीन की गुणवत्ता काफी निम्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूमि संरक्षण। अब हम बात कर लेंगे भूमि संरक्षण के बारे में, क्योंकि अभी हमने जस्ट भूमि निम्नीकरण के बारे में बात किया है। अब हम भूमि संरक्षण को जान लेते हैं कि भूमि संरक्षण क्या होता है, भूमि संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला भूमि संरक्षण में सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वनारोपण। मतलब कि अगर आपको जमीन को सुरक्षित करना है, जमीन को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, तो आपको
पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में लगाना आवश्यक है। जितना अधिक मात्रा में आप पेड़ पौधों को लगाएंगे, उतना ज्यादा हमारा जमीन, हमारा मिट्टी सुरक्षित रहेगा। पॉइंट हमारा कहता है पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण नियंत्रण कहने का मतलब है कि जब एक ही जगह पर अधिक जानवर छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाने लगते हैं, अपना पेट भरने लगते हैं, तो ऐसे में भी पशुचारण के माध्यम से जमीन बर्बाद होता है। तो यदि हम पशु के चरने को नियंत्रित कर सकें, तो भूमि का संरक्षण हो सकता है। रक्षक मखेला बनाकर अर्थात मेड़ बनाकर, आड़ी बनाकर, बांध बनाकर भी जमीनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। खनन पर नियंत्रण करके, ये खनिजों को पृथ्वी के नीचे से निकालने के लिए अधिक मात्रा में मिट्टी की खुदाई की जाती है, इसे रोक के भी हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औद्योगिक जल का परिष्करण। ये जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, इनके अंदर से जितने भी दूषित जल निकलते हैं, उनको मिट्टी के अंदर जाने से रोक कर भी हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मृदा संसाधन। अब हम बात कर लेते हैं मृदा संसाधन के बारे में। मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण एवं योग्य प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, क्योंकि मिट्टी एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना पृथ्वी पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पेड़ पौधों का विकास करती है, मनुष्यों को भोजन देती है, लाखों जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं जिनको जीने के लिए इस प्रकार के मृदा की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सभी को पृथ्वी पर जीने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन जीवों का पोषण मृदा के साथ ही होता है। मृदा बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मैं शुरुआत से आपको बताता आ रहा हूं कि मिट्टी बनने में एक लंबा प्रोसेस लगता है। हजारों हजारों वर्ष के दौरान मिट्टी बन के तैयार होता है। इसमें काफी लंबा समय लगता है, जिसके बाद मृदा का निर्माण होता है, अर्थात मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। हमारे प्रकृति की अगर हम बात करें और जैव मंडल की बात करें, तो अनेक तत्व मौजूद हैं, जिसे जैसे कि अगर हम बात कर ले तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, हवा, हिम नदी, अपघटन आदि, ये जितनी भी प्रमुख क्रियाएं हैं, ये सब मिट्टी के अंदर ही होता है। इन सभी में मृदा बनने की प्रक्रिया योगदान देती है। मृदा ऐसा संसाधन है, ऐसा रिसोर्सेज है, जिसके निर्माण में जैव और अजैव घटक दोनों का योगदान होता है। आप समझ लीजिए, मिट्टी के निर्माण में जैव और अजैव घटक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तब जाके मृदा का निर्माण होता है। पॉइंट हमारा कहता है मृदा निर्माण के बारे में। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, बहुत स्लो होता है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, बहुत धीरे धीरे तैयार होता है मिट्टी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आप समझ सकते हो, 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। मृदा का निर्माण जो है वो सैलों के अपघटन क्रिया से होता है, पहाड़ों के घिसने से होता है, पेड़ों के सड़ने से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पानी का बहाव, पवन अर्थात हवा। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का योगदान होता है, तब जाके मिट्टी अर्थात मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मृदा के प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं मृदा के प्रकार के बारे में। मृदा 6 प्रकार की होती है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, नेक्स्ट है लेटराइट मृदा, इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा, इसके बाद है वन मृदा। ये 6 प्रकार की जो मृदा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। खासकर क्लास 10th जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, तो इसमें ये मृदा के प्रकार जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो ये मृदा के अगर आपसे प्रकार के बारे में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे मृदा 6 प्रकार का होता है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा,
लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। हालांकि मैं इन सभी मृदाओं के बारे में आपको एक एक करके समझाऊंगा कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, काली मृदा क्या होता है, लेटराइट क्या है, मरुस्थलीय क्या है, वन क्या है। तो ये सारे मृदा के बारे में हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। हमारा सबसे पहला जो है वो जलोढ़ मृदा से शुरुआत होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमने इसके पार्ट 1 को बना रखा है, ये पार्ट 2 है। अब हम इन सारे पॉइंट्स जो बच गए हैं उसे हम तीसरे पार्ट में लेके आएंगे। तो जलोढ़ मृदा से आगे के जितने भी टॉपिक हैं उसे हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि मृदा के प्रकार के बारे में हमने सेकेंड पार्ट में जान लिया, मृदा के बारे में जान लिया, मृदा संसाधन के बारे में जान लिया, भूमि संरक्षण और भूमि निम्नीकरण के बारे में जान लिया, भूमि के उपयोग के बारे में जान लिया, भारत में भूमि संसाधन के बारे में जान लिया। इसके अलावा संसाधन नियोजन के प्रमुख बिंदु और भू संसाधन के बारे में भी जाना। भारत में जो संसाधन का नियोजन है, संसाधनों का संरक्षण है या फिर संसाधन नियोजन के जितनी भी इकाइयां हैं उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया है। साथ ही साथ एजेंडा 21 जो मैंने आपको बताया है कि ये VVI रहेगा, इसे भी हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसके पार्ट 2 के बारे में था। यहाँ पे पार्ट 2 समाप्त होता है। अब इसके सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट और आएंगे, पार्ट 3, और उसके बाद आपका क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास वो समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज की दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।